एक बड़ा ही धनवान आदमी एक गांव में रहता था। जैसे कि ज़्यादातर पैसे वालों को होता है, ज़्यादातर पैसे वाले ही धनवान आदमी होते हैं दोस्तों, तो होता है। तो इस धनवान सेठ को भी अपने पैसों का घमंड था। वह जिस गांव में रहता था वहां पर ज़्यादातर लोग किसान थे और गरीब थे दोस्तों। इन सभी किसानों के पास जितनी ज़मीन थी उससे कई गुना ज़्यादा ज़मीन इस सेठ के पास थी। कई गरीब किसान तो इसके लिए खेतों में काम करते थे। इसी गांव में एक मोहन नाम का एक बड़ा ही मेहनती और सच्चा किसान रहा करता था दोस्तों। इसी गांव में एक मोहन नाम का आदमी बहुत सच्चा और बहुत ही ईमानदार और मेहनती किसान रहा करता था। मोहन का परिवार थोड़ा बड़ा था दोस्तों, इस बात पे गौर कीजिए। मोहन का परिवार बहुत ही बड़ा था, थोड़ा बड़ा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। उसके परिवार में उसके बूढ़े माँ बाप और पत्नी और 3 बच्चे थे जो अभी काफ़ी छोटे थे। मोहन के पास ज़्यादा ज़मीन नहीं थी दोस्तों, लेकिन जितनी थी उसमें वह बड़ी मेहनत से काम करता था और अपने परिवार का पेट पालन पोषण कर लिया करता था। पेट पालन लायक अनाज उगा लेता था। बाकी के किसान भी ये देखकर हैरान थे कि रह जाते थे कि कोई कैसे इतनी सी ज़मीन में इतना ज़्यादा फसल उगा सकता है। एक वर्ष उस गांव में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई दोस्तों। उस गांव में एक वर्ष काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई जिसके चलते कई किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं। तो दोस्तों बातों को गौर कीजिए, जिसके चलते कई किसानों की फसलें बर्बाद होंगी और उसके बारिश के चलते मोहन की फसल बर्बाद हो गई जिसमें से एक मोहन भी था। अब मोहन धर्म संकट में पड़ गया दोस्तों। अब मोहन धर्म संकट में पड़ गया क्योंकि उसके परिवार में उसके अलावा कोई और कमाने वाला नहीं था और अपने परिवार को भूखा मरते हुए वह देख नहीं सकता था। वह जानता था कि इस गांव में अगर कोई उसकी मदद कर सकता है तो वह वही घमंडी सेठ है दोस्तों, जिसने गांव के कई अन्य गरीब किसानों को या तो कर्ज में डुबा दिया था या तो अपने यहाँ काम पर रखा था। हाथ पर घर मोहन का ये कहना था, हाथ पर हाथ रख कर बैठने से बजाय उसने इस सेठ के पास जाने का फैसला किया और एक दिन उनके पास पहुंच गया। सेठ के पास पहुंचकर मोहन बोला, सेठ जी, आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मुझे थोड़ा सा कर्ज दे दें जिससे मैं अपने खेतों में फिर से कोई फसल उगा सकूं, या फिर आप मुझे अपने यहाँ नौकरी दे दें ताकि मेरे परिवार के 2 वक्त का खाना मिल सके। घमंडी सेठ को उसकी इन बातों से कोई मतलब नहीं था दोस्तों, लेकिन गांव के सारे लोगों की तरह वह भी यह जानता था कि मोहन कितना मेहनती है और वह जिस भी खेत में काम करेगा वह दुगनी फसल उगा सकता है। सेठ ने सोचा, अगर मैं इसे पैसा उधार देता हूँ तो शायद ये इस स्थिति में नहीं है कि मुझे वापस लौटा सके, लेकिन अगर मैं इसे अपने खेतों में काम करवाता हूँ तो मुझे ज़रूर ये दुगना फ़ायदा होगा। सेठ मोहन से बोला, देख भाई, पैसा तो मैं तुझे नहीं है और मेरे पास अभी खेतों में काम करने के लिए कई किसान पहले से मौजूद हैं, लेकिन तुझ पर तरस खाकर मैं तुझे अपने खेतों में नौकरी देता हूँ, पर मैं तुझे इसके लिए ज़्यादा पैसे नहीं दूंगा। बाकी किसानों को भी 300 देता हूँ, मैं तुझे 200 ही दे पाऊँगा। मरता क्या ना करता मोहन ने सेठ की शर्त मान ली और उसी दिन से सेठ खेतों में काम करना शुरू कर दिया। 2 महीने तक नियमित वह सेठ के खेतों में जाकर कड़ी मेहनत करता था दोस्तों, और देखते ही देखते 4 महीने का काम उसने अपनी मेहनत से 2 महीने में ही ख़त्म कर दिया। सेठ उसके काम से काफ़ी खुश था, लेकिन वह कभी उसको यह जताता नहीं था कि जब सेठ ने देखा कि उसका खेतों का काम अब ख़त्म हो चुका है, अगर वह मोहन को काम से निकाल देता है तो उसके 2 महीने के पैसे बच जाएंगे। दोस्तों देख लीजिए, एक अमीर सेठ कैसे उस गरीब किसान का मेहनत का फ़ायदा उठा रहा है
कि 2 महीने के पैसे बच जाएंगे। तब सेठ ने मोहन को काम से निकालने का फैसला किया। एक बार सेठ को ये विचार भी आया ही नहीं कि इतना मेहनती आदमी शायद उसे दोबारा ना मिले। लेकिन फिर उसने सोचा कि जब अगले साल काम आएगा तब उसे फिर से नौकरी पर रख लेंगे। आखिर इस गांव में उसके अलावा है ही कौन जिसके आगे ये लोग अपने हाथ फैलाएंगे। तो अमीर सेठ की ये सोच थी दोस्तों कि मेरे अलावा और अमीर कौन है इधर जिसके सामने ये गरीब किसान हाथ फैलाएंगे। तो दोस्तों फिर एक दिन सेठ ने मोहन को अपने पास बुलाकर उसको उस दिन का पैसा दिया और साथ में ये भी कहा कि कल से तुमको काम पर आने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं बचा है। जब मेरे पास काम आएगा तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। यह सुनकर मोहन का दिल बैठ गया दोस्तों। वो रोने लगा, वो तिलमिलाने लगा। वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं, अब क्या अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा। पिछले 2 महीनों से काम ही सही उसके बच्चों और परिवार के पेट में अन्न का दाना जा तो रहा था, अब वह क्या करेगा। यही सोचकर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। मोहन ने सेठ के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगा, सेठ जी मुझे इस काम की बहुत ज़रूरत है, मुझे मत निकालिए। अपने मतलब से मतलब रखने वाला सेठ टट से मस नहीं हुआ। उसने खरी खोटी सुनाकर मोहन को वहाँ से चलता कर दिया और मन ही मन 2 महीने की तनख्वाह बचने से खुश होने लगा। अगले दिन जब सेठ सवेरे उठा और अपने आंगन में आया तो उसने देखा कि मोहन उसके आंगन में बैठा है। सेठ ने उसको पास बुलाकर पूछा कि क्या हुआ, तुम क्यों यहाँ पर बैठे हो। मोहन बोला, सेठ जी मुझे वापस काम पर रख लीजिए, आप जानते हैं कि मेरी आर्थिक परिस्थिति कैसी है, थोड़ी दया कीजिए। लेकिन सेठ ने उसकी एक न सुनी और फिर एक बार उसे बुरा भला कहकर वहाँ से जाने के लिए कहा। बेचारा मोहन अपना सिर नीचे झुका के वहाँ से चला गया। अगले दिन फिर यही घटना दोहराई गई दोस्तों। मोहन फिर सेठ के आंगन में बैठा था। सेठ ने फिर उसको वहाँ से जाने के लिए कहा। यही घटना अगले कई दिनों तक चलती रही। अब तो मोहन सेठ के हकालने पर भी वहाँ से नहीं जाता था, हकालने पर भी नहीं जाता था और वहीं पर बैठा रहता था। एक बार सेठ ने उससे पूछ लिया, तुम कैसे आदमी हो, मैं तुम्हारा इतना अपमान करता हूँ लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब मोहन ने सेठ से कहा, बुरा तो बहुत लगता है सेठ जी, लेकिन जब घर जाता हूँ और भूख से बिलखते हुए अपने माँ बाप और बच्चों को देखता हूँ तब ये अपमान मुझे कुछ भी नहीं लगता। इतना सब कुछ होने के बाद भी सेठ का दिल जैसे पत्थर का बना हुआ था। उसने मोहन को अभी तक काम पर नहीं रखा और ना ही उसका ऐसा करने का कोई इरादा था। एक दिन सेठ ने सोचा कि कुछ दिनों के लिए किसी और गांव चला जाता हूं ताकि मोहन से पीछा छुड़ा सकूं। अगले दिन मोहन के आने से पहले ही सेठ अपने परिवार को लेकर अपने किसी संबंधी के यहाँ चला गया और वहाँ पर 10 दिनों तक रहने के बाद फिर वह अपने घर वापस लौटा। घर लौटते ही सेठ ने आसपास हर जगह नज़र दौड़ाई तो पाया कि वहाँ पर अब मोहन नहीं था। सेठ ने सोचा, मेरी तरकीब काम कर गई, लगता है मोहन से अब पीछा छूट गया। हालांकि अब सेठ के द्वार पर मोहन नहीं बैठा था, लेकिन मोहन का विचार अभी भी सेठ के मन में घर बैठा था। सेठ सोच रहा था, मोहन इतनी जल्दी हार मानने वाला आदमी तो नहीं है। देखता हूँ उसके साथ क्या हुआ होगा, क्या उसे कहीं कोई और काम मिल गया होगा या फिर और कुछ इन विचारों ने सेठ को बेचैन कर दिया और आखिरकार सेठ को मोहन की खबर लेने के लिए गांव में जाना पड़ा। सेठ को मोहन का पता नहीं मालूम था, लेकिन इसलिए अड़ोस पड़ोस के अन्य किसानों से पूछने लगा। पूछने पर पता चला कि मोहन घायल हो चुका है और अपने घर पर आराम कर रहा है। सेठ ने जब उसके घायल होने का कारण लोगों से पूछा तो सेठ को पता चला कि जब सेठ अपना घर छोड़कर किसी और गांव में गया था तब बंद घर
देखकर कुछ चोर उसके यहाँ चोरी करने आए थे, जिनको रोकने की कोशिश करते हुए हाथापाई में मोहन चोटिल हो गया था। यह सब जानने के बाद सेठ का पत्थर दिल भी अब मोम की तरह पिघल गया। दोस्तों, सेठ को अपने किए पर पछतावा होने लगा। सेठ ने अपने आप को याद दिलाया कि कैसे उसने एक शरीफ और सच्चे आदमी को ज़्यादा काम करवा कर भी उसको पूरा पैसा नहीं दिया, और जिसको गले से लगाना चाहिए था उसे ठोकर मार कर भागता रहा। सेठ मोहन का घर का पता पूछकर उसके घर पहुंचा तो देखा कि मोहन की घर की हालत बहुत ख़राब थी। उसका परिवार भूख से बेहाल था और वह खुद अपने हाथ पैर पर चोट के साथ एक खाट पे पड़ा हुआ है। यह दृश्य देखकर सेठ की आंखों में आंसू बह निकले। सेठ ने मोहन के पास जाकर उससे सच्चे दिल से माफ़ी मांगी, उसको उसकी मेहनत के पैसे दिए, उसका इलाज करवाया और उसको हमेशा के लिए अपने यहाँ काम पर रख लिया। तो दोस्तों, एक अमीर आदमी एक गरीब आदमी की परिस्थितियों का कैसे मजबूरी का फ़ायदा उठाता है, तो इस कहानी से हम यही सीखते हैं दोस्तों कि एक अमीर आदमी एक गरीब आदमी कैसे परिस्थितियों का मजबूरी का फ़ायदा उठाता है। तो इस कहानी का उपदेश किसी भी धर्म या जाति को ठेस पहुंचाना नहीं है दोस्तों, और हम आपको उजागर करने के लिए एक कहानी सुनाते हैं। तो आपको ये कहानी अगर अच्छी लगती है तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये कहानी बहुत ही मेहनत से बनती है। तो दोस्तों, आप सभी लोग का धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल। तो चलते हैं, विदा लेते हैं, दूसरी कहानी में मुलाकात होगी फिर। जय हिंद।